वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? अब तो जून भी हमारे पास काफ़ी पास आ चुका है और आपके पास जो एग्ज़ाम से पहले का जो 2 महीने होता है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट होता है। अब मेरे पास बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा कि सर अभी लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। तो गाइस मेरा बस एक बात कहना है आप लोगों से कि टिल डेट अब तक जो हमारा ICSI है इसने जो भी क्लैरिफिकेशंस दिए हैं तो उनके क्लैरिफिकेशंस में एक ही बात सामने आई है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो जून में अपने टाइम पर ही होंगे। और मैं भी आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपने माइंड में रखो कि हाँ भाई आपका एग्ज़ाम जून में ही होना है, क्योंकि अगर आप माइंड में ये रख के चलते हो कि नहीं हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड ही होगा और हो सकता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाए और आफ्टर लॉकडाउन आपके एग्ज़ाम्स अपने टाइम पर हो जाएं, फिर आप किसी और को ब्लेम करोगे। तो इट्स बेटर कि आप अपने माइंड में रखो कि हाँ भाई आपका एग्ज़ाम जो है वो जून में ही होने वाला है और आप लोग उसके अकॉर्डिंग ही अपनी आप प्रिपरेशन करो। और गाइज़ यहाँ पर CS एग्जीक्यूटिव मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ओल्ड सिलेबस में हैं और जो न्यू सिलेबस में हैं। हमारा एक पेपर है सेब कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज़ लॉ ओल्ड सिलेबस में, और ये सेम पेपर न्यू सिलेबस में बन जाता है SL एंड CM सिक्योरिटीज़ लॉज एंड कैपिटल मार्केट। तो गाइज़ आप मेरे साथ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। गाइज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कैपिटल मार्केट में। सबसे पहला टॉपिक है सेबी। तो गाइज़ मेरे साथ आप बने रहो। गाइज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा नोट्स। आपने सबसे पहले क्या करना है, इस नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। नोट्स को डाउनलोड कर लेने के बाद उसको आपको थोड़ा स्टडी करना है और जहाँ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेल कर सकते हो। सारे डिटेल्स इस नोट्स में ऑलरेडी मेंशन हैं। तो गाइस मेरा जो टॉपिक है जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये है सेबी। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के लिए कि भाई आप लोग सेबी के बारे में क्या जानते हो। लाइक सिक्योरिटीज़ लॉ जो आप स्टार्ट करने जा रहे हो, जो आपका कैपिटल मार्केट का पेपर है, तो उसमें हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट कर रहे हैं सेबी। तो सबसे पहली बात कि आपको कुछ मैं बैकग्राउंड में लेकर चलता हूँ। सबसे पहले आपको समझना है फिनेंशियल सिस्टम। मैं डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करूँगा कि सेबी क्या है, सेबी के फंक्शंस क्या हैं। मैं सबसे पहले आपको एक जो हमारा कैपिटल मार्केट का जो पेपर है मैं इसमें आपको एक बैकग्राउंड पे लेकर चलता हूँ। सबसे पहले आपको समझना है फिनेंशियल सिस्टम। किसी भी कंट्री का जो बैकअप होता है, किसी भी कंट्री का जो बैकअप होता है या उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो उसका फिनेंशियल सिस्टम होता है। सिंपल आप अपने ऊपर एग्जांपल लेकर देख सकते हो कि जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो, एक ऐसा पर्सन जिसकी इनकम 2 लाख पर एनम है और एक ऐसा पर्सन जिसकी इनकम 20 लाख पर एनम है और एक पर्सन है जिसकी इनकम 2 करोड़ पर एनम है। तो आप कंपेयर कर सकते हो स्ट्रेंथ वाइज। जैसे आप बोलोगे यार जिसकी इनकम 2 लाख पर एनम है वो पुअर है, जिसकी इनकम 20 लाख है वो थोड़ा अच्छा है, और जिनकी इनकम 2 करोड़ है वो और भी अच्छे हैं। इवन जिनकी इनकम 2 करोड़ से भी ज़्यादा है तो उनकी इनकम वो और अच्छे हैं। तो इट मीन्स कि सबसे पहली बात जो हमारा स्ट्रेंथ होता है, हम किसी भी कंट्री का जो स्ट्रेंथ होता है वो उसका फिनेंशियल सिस्टम होता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहली बात कैपिटल मार्केट जो हमारा है, कैपिटल मार्केट को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा फिनेंशियल सिस्टम क्या है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो फिनेंशियल सिस्टम। फिनेंशियल सिस्टम में 3 चीज़ें मैंने लिखा है। फिनेंशियल सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहला है फिनेंशियल मार्केट, दूसरा है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज, और तीसरा है फिनेंशियल प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास हम अपने कंट्री में फिनेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, या हमारा कंट्री इंडिया हो या कोई भी कंट्री है, उनका जो फिनेंशियल सिस्टम होता है उसमें ये 3 कंपोनेंट्स ही मिलेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट फिनेंशियल मार्केट, सेकेंड वन इज़ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडियरीज, और तीसरा है फिनेंशियल प्रोडक्ट। आपको मैं तीनों के बारे में बहुत ही डिटेल में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात हम समझते हैं फिनेंशियल मार्केट क्या होता है। फिनेंशियल मार्केट की 2 कैटेगरीज है। फिनेंशियल मार्केट की गाइस 2 कैटेगरी है, एक है मनी मार्केट, एक है कैपिटल मार्केट। बहुत आराम से समझना कि पहली बात फिनेंशियल मार्केट, पहले मार्केट क्या होता है ये समझो। मार्केट मीन्स एक ऐसा प्लेस जहाँ पर सेलर और बायर मिलते हैं, अपनी नीड्स एक्सचेंज करते हैं। सेलर ने सामान सेल करना है, बायर ने पे आउट करना है। जैसे आपने भी कोई भी सामान परचेज करना है तो आप मार्केट जाते हो, आपके पास पैसा होता है, आप प्राइस पे करते हो और अपने जो भी आपकी नीड की जो सामान है, जो थिंग्स हैं, आप परचेज करके लेकर आते हो। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिनेंशियल मार्केट की, मतलब कि नॉर्मल मार्केट में भी सेलर होते हैं, बायर होते हैं। सेलर ने कोई सामान बेचना है, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल मार्केट, हम वेजिटेबल मार्केट जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे वेंडर सेलर बैठे होते हैं, वेजिटेबल सेलर्स होते हैं। आप उनसे वेजिटेबल्स परचेज करते हो और बदले में क्या पे करते हो, उनको पैसे देते हो।
तो इसका मतलब एक तरफ सेलर है और एक तरफ बायर है। सेलर ने सामान देना है और बायर ने पैसे देने हैं। तो वैसे ही हमारा अब ये जो मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है फिनेंशियल मार्केट। तो फिनेंशियल मार्केट मीन्स कि ऐसा मार्केट जो पैसे का मार्केट है, जहाँ पर पैसे को खरीदा और बेचा जाएगा। मतलब आप लोगों सर ये क्या बता दिया आपने, भाई पैसे तो कभी भी खरीदे या बेचे नहीं जा सकते। अब गाइज ये हमारे पास यही तो यहाँ का पजल है जो आपको समझना है। फिनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर सेलर भी होता है और बायर भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम गुड्स नॉर्मल जैसे वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, वो नहीं खरीद रहे हैं। फिनेंशियल मार्केट में जो हम खरीद रहे हैं वो होता है फिनेंशियल प्रोडक्ट, जैसे शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, या किसी भी तरीके का सिक्योरिटीज़ है। ये तो आपको पता होगा कि शेयर मार्केट होता है, हम मार्केट में शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ध्यान देना गाइस, जो आपको अगर शेयर्स खरीदना है तो आपको फिनेंशियल मार्केट में जाना पड़ेगा। तो हमारे लिए शेयर्स क्या हो गया, ये एक हो गया फिनेंशियल प्रोडक्ट। तो गाइस हम बात करते हैं फिनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील होता है। समझना आराम से, फिनेंशियल मार्केट फॉर एग्जांपल वेजिटेबल मार्केट्स में वेजिटेबल्स में डीलिंग है, फिश मार्केट में फिश की डीलिंग्स हैं, फ्रूट मार्केट में फ्रूट्स की डीलिंग है, वैसे ही फिनेंशियल मार्केट में फिनेंशियल प्रोडक्ट्स की डीलिंग होती है। अब फिनेंशियल मार्केट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट ऐसा मार्केट है विच इज गवर्न्ड बाय और रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मनी मार्केट मीन्स ये ऐसा मार्केट है जिसमें जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो आरबीआई है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। मनी मार्केट की दो कैटेगरी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। गाइस इंडिया के अंदर जो भी जितनी भी ज्योग्राफिकल टेरिटरीज हैं, जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी बैंकिंग नेटवर्क में कवर्ड है, दे आर फॉर्मल मार्केट। और जहाँ पर जो विलेज एरिया हैं, कैंटोनमेंट एरियाज हैं, फॉरेस्ट एरिया हैं, जहाँ पर अभी भी कोई बैंकिंग नेटवर्क नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई सिविलाइज सोसाइटी नहीं है। जब से सिविलाइज सोसाइटी नहीं है तो वहाँ पर बैंक क्या होगा। मतलब आपने कभी सुना है किसी जंगल के अंदर कोई बैंक होता है? हाँ, जिस दिन वो जंगल नहीं रहेगा वहाँ पर एक सोसाइटी आ जाएगी, तो लोगों को फिनेंस सप्लाई करने के लिए बैंक्स वहाँ पर एस्टैब्लिश कर दिए जाएंगे, तो फिर वो इनफॉर्मल एरिया क्या आ जाए, बन जाएगा फॉर्मल। तो इसका मतलब इंडिया में जितने भी जो हमारा ज्योग्राफिकल टेरिटरी है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला एरिया वो जहाँ पर जो बैंकिंग नेटवर्क में कवर्ड है, जो बैंकिंग नेटवर्क में कवर्ड है वो फॉर्मल है, और जो बैंकिंग नेटवर्क में नहीं है वो इनफॉर्मल है। तो बेसिकली इनफॉर्मल एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर कोई सिविलाइज्ड सोसाइटी नहीं होती, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल, एक ऐसा विलेज जहाँ पर लोग रह रहे हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500, 1000, मतलब कुछ लोग वहाँ रह रहे हैं, मतलब सिविलाइज सोसाइटी तो आ गई, लेकिन फिर भी आज के टाइम में वहाँ पर कोई बैंक नहीं है, फिर भी हम उनको इनफॉर्मल एरिया में ही कवर अप करेंगे। और हम हमारे आरबीआई की कोशिश होगी कि हम वैसे एरियाज में बैंकिंग नेटवर्क इस्टेब्लिश करें और उनको फिनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करें। तो मनी मार्केट में दो कंपोनेंट हैं, पहला फॉर्मल मनी मार्केट, सेकेंड वन इज इनफॉर्मल मनी मार्केट। फॉर्मल मनी मार्केट का मतलब वैसा प्लेस जो बैंकिंग नेटवर्क में कवर्ड है, दैट इज वैसा ज्योग्राफिकल एरिया या ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो बैंकिंग नेटवर्क में कवर्ड है। अब बैंकिंग नेटवर्क में कवर्ड है मतलब आरबीआई की रेगुलेशंस अप्लाई हो जाएंगे, आरबीआई का कंट्रोल हो जाएगा। और इनफॉर्मल जो बैंकिंग नेटवर्क से आज के डेट में बाहर है। तो हमारे पास मनी मार्केट के दो कंपोनेंट, फॉर्मल और इनफॉर्मल, आपको समझ में आ गया होगा। मनी मार्केट में रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब फिनेंशियल मार्केट के दूसरे कंपोनेंट पे आते हैं जो है कैपिटल मार्केट। तो फिनेंशियल मार्केट में दो कंपोनेंट था, पहला है मनी मार्केट, सेकंड वन इज कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में रेगुलेटरी अथॉरिटी आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, और जो हमारा कैपिटल मार्केट है इसमें जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो है सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब कैपिटल मार्केट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ। कैपिटल मार्केट क्या होता है कि भाई कैपिटल मार्केट मीन्स कि यहाँ पर ये पैसे का मार्केट है। मनी मार्केट भी पैसे का मार्केट है बट वहाँ कंट्रोल आरबीआई के पास था। कैपिटल मार्केट भी पैसे का मार्केट है बट यहाँ कंट्रोल सेबी और एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास है। अब ये कैपिटल मार्केट कैसे डिफरेंट है मनी मार्केट से, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। मतलब आपको अब समझना है कि हमारे पास जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट एंटिटी होते हैं, इनको अपने बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत होती है। अगर ये कॉर्पोरेट एंटिटी किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन के पास जाकर के पैसे ले रहा है जो आरबीआई कंट्रोल्ड है, तो ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कहाँ चला जाएगा? मनी मार्केट में।
लेकिन वो कॉर्पोरेट एंटिटी अपने फंड की रिक्वायरमेंट के लिए किसी बैंक के पास या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ना जा करके वो किसके पास जा रहे हैं, वो पब्लिक के पास जा रहे हैं। मतलब समझना, एक तरफ कॉर्पोरेट एंटिटी है जिनको अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए और वो क्या कर रहे हैं, वो नॉर्मल पब्लिक से पैसा लेना चाह रहा है। तो ध्यान देना, ये इंटायर इवेंट क्या बन जाएगा, कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट के दो कंपोनेंट हैं, सिक्योरिटीज मार्केट और दूसरा है अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। गाइस, सिक्योरिटीज मार्केट का मतलब क्या होता है कि सिक्योरिटीज मार्केट मींस कि जहां पर लेंडिंग बोरोइंग हो रहा है। मतलब आप अब समझो कि आपके पास दो चीजें हैं, एक तरफ कॉर्पोरेट एंटिटी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है और इस बिजनेस के लिए उनको पैसे चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया और इंडिया के पब्लिक को बोला कि भाई हमारी कंपनी ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, हमारे बिजनेस में इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग हमारे कंपनी में पैसे लगाओ और जो प्रॉफिट होगा हम उस प्रॉफिट में आपको हिस्सेदारी देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जब न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आया और आपने न्यूज़पेपर में ये इन्फॉर्मेशन देखा तो आपको अच्छा लगा, यार रिलायंस कंपनी बहुत अच्छी है, ये बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, इनकी प्रॉफिट्स अच्छी होती हैं, अगर हम इनके बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो हमें प्रॉफिट में अच्छा शेयरिंग मिल सकता है। तो कहने का मतलब एक तरफ है कॉर्पोरेट एंटिटी जिनको पैसा चाहिए, दे आर नीडेड हैंड्स, दे आर बोरोअर्स। तो दूसरे तरफ है इन्वेस्टर जो सरप्लस हैंड है, जिनके पास पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। तो गाइस ध्यान देना, मैंने आपको पहले ही बताया था हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मींस ये ऐसा मार्केट है जहां पर फिनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करना किया जाता है। फिनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर फिनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील किया जाता है। मनी मार्केट के फिनेंशियल प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल हैं। कैपिटल मार्केट में फिनेंशियल प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, फॉर एग्जांपल शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, या जितने भी तरह की सिक्योरिटीज हैं जिनकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में होती हैं, वो सारे के सारे कैपिटल मार्केट की फिनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। अब हम कैपिटल मार्केट में दो कैटेगरी हैं, पहला सिक्योरिटीज मार्केट, दूसरा अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। सिक्योरिटीज मार्केट वैसा मार्केट है जहां पर कॉर्पोरेट्स जब फंड लेता है अपने इन्वेस्टर से तो इन रिटर्न हर अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई ना कोई सिक्योरिटीज देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी कंपनी में पैसे लगाए हैं, अगर आपने शेयर्स में पैसे लगाए हैं तो आपके यहाँ से पैसा गया तो बदले में शेयर्स आ गए। अगर आपने डिबेंचर में पैसा लगाना है तो आपके यहाँ से पैसा गया और आपके पास डिबेंचर्स आ गए। मतलब सिक्योरिटीज मार्केट मींस ये ऐसा फाइनेंशियल मार्केट है या कैपिटल मार्केट का वैसा सेगमेंट है ये जहां पर इन्वेस्टर जब पैसा देता है तो बदले में उसको कुछ सिक्योरिटीज मिलती है। और सिक्योरिटीज मार्केट की फर्दर दो कैटेगरी है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। तो गाइज यहां पर हमारे पास क्या है कि जो आपका कैपिटल मार्केट का जो पेपर है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, तो सिक्योरिटीज लॉ में हम सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड इंटायर लॉस पढ़ेंगे और कैपिटल मार्केट में जो हम फिनेंशियल सिस्टम आप ऊपर देख रहे हो, फिनेंशियल मार्केट, दैट इज आपको मनी मार्केट पढ़ना है, आपको कैपिटल मार्केट पढ़ना है, आपको फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज पढ़ना है। अभी आज की वीडियो में ही आपको एक आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ये फिनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होते हैं, फिनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। तो गाइस एक छोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ। फिनेंशियल सिस्टम तीन कंपोनेंट, फिनेंशियल मार्केट, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज एंड लास्ट में है फिनेंशियल प्रोडक्ट। फिनेंशियल मार्केट का मतलब ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर फिनेंशियल प्रोडक्ट्स में डीलिंग की जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि भाई फिनेंशियल मार्केट के दो कंपोनेंट्स, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट की दो फर्दर कैटेगरीज, फॉर्मल मनी मार्केट एंड इनफॉर्मल मनी मार्केट। फॉर्मल मनी मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा मनी मार्केट जहां पर एक ऐसा मनी मार्केट, फॉर्मल मनी मार्केट एक ऐसा ज्योग्राफिकल टेरिटरी है जो बैंकिंग नेटवर्क में कवर्ड है, एंड इनफॉर्मल मनी मार्केट वैसा मार्केट एरिया है, वैसा ज्योग्राफिकल टेरिटरी है जो आज भी बैंकिंग नेटवर्क के दायरे से बाहर है। मनी मार्केट में रेगुलेटरी अथॉरिटी आरबीआई एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कैपिटल मार्केट में रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेबी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कैपिटल मार्केट में फर्दर दो अलग अलग मार्केट कैटेगरी, सिक्योरिटीज मार्केट एंड अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट में जब कभी भी किसी भी तरीके की सिक्योरिटीज में डीलिंग होगी, कहने का मतलब सिक्योरिटीज मार्केट में हमेशा सिक्योरिटीज में डील होता है। कंपनी ने आपसे पैसे लेने हैं तो बदले में आपको कोई सिक्योरिटी सर्टिफिकेट देना है। मतलब सिक्योरिटीज मार्केट मींस कि जो कंपनी है, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, इट मींस कंपनी क्या बन गई, बोरोवर की पोजीशन पे आ गई। कंपनी आपसे पैसा बोरो कर रही है, बोरो मींस कि आपसे वो पैसा ले रही है और बदले में आपको वो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट दे रही है।
तो दैट इज सिक्योरिटीज मार्केट समझ में आ चुका है कि हमारे पास सिक्योरिटीज मार्केट मींस कि जहां पर जब इन्वेस्टर पैसा देता है तो बदले में उसे सिक्योरिटीज मिलती हैं। और अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग का मतलब है कि यहां भी कॉर्पोरेट एंटिटी और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट एंटिटी अगर आपसे पैसा ले रही है तो बदले में आपको कोई सिक्योरिटीज नहीं मिलता है। तो कैपिटल मार्केट के दो कंपोनेंट में क्लैरिटी आ चुकी है। सिक्योरिटीज मार्केट मींस कि जहां पर लेंडिंग एंड बोरिंग हो रहा है बट सिक्योरिटीज की इन्वॉल्वमेंट है, जो फंड टेकर है वो पैसे लेने के बाद आपको सिक्योरिटीज ऑफर कर रहा है, सिक्योरिटीज आपको दे रहा है। और अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरिंग में आपसे कॉर्पोरेट एंटिटी पैसे तो ले रही है बट बदले में आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। अब गई यहाँ पर प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, ये सारे आपको डिटेल में अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ने हैं, ठीक है। अब गई फिनेंशियल मार्केट, हम यहाँ पर अब बात करेंगे अपने सिक्योरिटीज मार्केट की। तो फिनेंशियल मार्केट आपके सामने दिख रहा है, कॉर्पोरेट एंटिटी है, दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स हैं। कॉर्पोरेट एंटिटी जिनको कहते हैं नीडेड हैंड्स एंड इन्वेस्टर्स इनको हम कहते हैं सरप्लस हैंड्स। जो कॉर्पोरेट एंटिटी है ये इन्वेस्टर से फंड लेती है और बदले में इन्वेस्टर्स को देते हैं ये सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज की फर्दर दो कैटेगरी होती है, एक होता है ट्रेडेबल सिक्योरिटीज, दूसरा नॉन ट्रेडेबल सिक्योरिटीज। ट्रेडेबल मीन्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज, नॉन ट्रेडेबल मीन्स नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। जैसे आपने एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स खरीदे, आपने कंपनी लॉ में कब पढ़ा होगा शेयर्स के बारे में। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो, ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कोई भी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी का हो या प्राइवेट कंपनी का हो, शेयर्स तो सिक्योरिटी है। बट क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में पॉसिबल है? आंसर इज नो। लेकिन अगर आपने पब्लिक कंपनी जिसने पब्लिक इशू लॉन्च किया हुआ है, दैट इज लिस्टेड पब्लिक कंपनीज, उनकी जो सिक्योरिटीज होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होती हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर वैसे सिक्योरिटीज जिनकी ट्रेडिंग पॉसिबल है इन मार्केट, दैट इज इन स्टॉक एक्सचेंज, उनको हम कहते हैं ट्रेडेबल। और जिनकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में पॉसिबल नहीं है उनको कहते हैं नॉन ट्रेडेबल। मतलब प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो नॉन ट्रेडेबल की कैटेगरी में आ जाते हैं, और जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी सिक्योरिटीज ट्रेडेबल सिक्योरिटीज आ जाती हैं, बन जाती हैं, ठीक है। अब गाइस हम बात करते हैं इशू ऑफ सिक्योरिटीज। गाइस एक बात आप समझना, मैं यहाँ जो आपको समझाने जा रहा हूँ, मेरा टॉपिक सेबी है, मैं सेबी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बट सेबी स्टार्ट करने से पहले एक बैकग्राउंड पे काम करना जरूरी है। ये बैकग्राउंड आपको इंटायर जो सब्जेक्ट है ना आपका कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज लॉ का, उसको समझने में हेल्प करेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सेबी का क्या काम है, लेकिन सेबी तक पहुंचने से पहले अभी हम कास्टिंग फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि आपको पढ़ना है सिक्योरिटीज मार्केट, मतलब आपका जो पेपर है वो कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ है। तो कैपिटल मार्केट तो मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल मार्केट में दो कंपोनेंट है, एक सिक्योरिटीज मार्केट है, दूसरा अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग है। बट स्टिल अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपका पूरा फोकस होना चाहिए ओनली सिक्योरिटीज मार्केट पे। तो सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कॉर्पोरेट एंटिटी वो इन्वेस्टर से फंड लेती हैं और उनके बदले उनको क्या देते हैं? सिक्योरिटीज देते हैं। तो ध्यान देना, जब भी कभी भी कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी, उनको जब भी इन्वेस्टर से पैसे चाहिए होते हैं तो वो क्या करते हैं? उनसे पैसे डिमांड करने से पहले प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी है अगर उनको पब्लिक से पैसा चाहिए तो उनको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये एक ऑफर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की बिजनेस की इंटायर डिटेल्स होती हैं। और हम अब यहाँ पर क्या है कि भाई कंपनी को सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना है। ध्यान देना, इशू ऑफ सिक्योरिटीज में कंपनी का पहला काम क्या होता है? प्रोस्पेक्टस इशू करना। तो गाइज एक बात समझना, कंपनी है उसको मार्केट से पैसा लेना है तो कंपनी ने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। हाँ, आपके माइंड में आ रहा होगा सर प्राइवेट कंपनी तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करता है। गाइज प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होता। प्रोस्पेक्टस तब इशू होता है जब हमें पब्लिक से फंड लेना होता है। और प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी पब्लिक से फंड नहीं ले सकती है, इसलिए प्राइवेट कंपनी के ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोस्पेक्टस इशू करने की। लेकिन हमारा जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है SLP, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो फिर वो आपको बाद में मैं डिस्कस करूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई एक पब्लिक कंपनी है जिसको मार्केट से इन्वेस्टर से पैसे लेने हैं, तो पब्लिक कंपनी ने क्या करना है? सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना है। तो पहला पॉइंट माइंड में रखना भाई, इशू ऑफ सिक्योरिटीज। आप जो इंटायर कैपिटल मार्केट पढ़ने जा रहे हो, पहला टॉपिक आ गया प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है, मतलब आप अपने सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? कॉलेज की प्रोस्पेक्टस चेक करते हो। प्रोस्पेक्टस में क्या मिलता है? उस कॉलेज की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं कि कॉलेज कहाँ है, कितनी ब्रांचेस हैं, ऑफिशियल्स क्या हैं, प्रोग्राम्स क्या हो रहे हैं, प्लेसमेंट क्या होगा। दैट इज जो आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं बिफोर टेकिंग एडमिशन, आपके दिमाग में जो सवाल होते हैं वो सारे जवाब कहाँ मिल जाते हैं? प्रोस्पेक्टस में।
तो यहां भी जब कंपनी को पैसा लेना होता है तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। जो इन्वेस्टर होता है वो भाई कंपनी में पैसे लगाने से पहले उसके माइंड में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। वो सारे सवाल के जवाब कहाँ मिल जाएंगे? प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। तो जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस इशू करने के से रिलेटेड सेबी की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। भाई सेबी ने क्या किया हुआ है कि हर कॉर्पोरेट एंटिटी को बोला हुआ है कि आप जब भी कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू करते हो तो आपको अपने प्रोस्पेक्टस में कौन कौन सी बातें डिस्क्लोज करनी है, बिल्कुल स्टैंडर्ड दे दिया। सेबी ने बता दिया पार्टिकुलर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस कि आपके प्रोस्पेक्टस में ये सारे इंफॉर्मेशंस तो होने ही चाहिए, एक्स्ट्रा जो दिल करे आप दे दो, ठीक है। तो पहला है प्रोस्पेक्टस। तो देखो प्रोस्पेक्टस का मतलब कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया और प्रोस्पेक्टस में फॉल्स डिटेल्स दे दिए, तो ऑब्वियस ही बात है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कॉलेज वाले, एक कॉलेज है, एक न्यू कॉलेज है, उसने अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया और प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर दिया कि हमारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स एमएनसीज के साथ टाई अप हैं, आप हमारे पास बीकॉम भी करोगे तो हम आपको बीकॉम के बेसिस पर भी करोड़ों का प्लेसमेंट करवा देंगे। मतलब बीकॉम करने के बाद आपको 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिलेगा। न्यूज़ देखते ही दिल खुश हो गया आपका। आपने एडमिशन लिया, किस लालच में, किस ग्रीड में प्लेसमेंट होगा, बीकॉम करने के बाद करोड़ रुपए कमाएंगे। लेकिन जब बीकॉम कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी वाले क्या कहते हैं, वो तो हमारा एक मजाक था। दैट इज, आप चीटेड फील करोगे फिर। तो सेम बात यहां भी कंपनी के प्रोस्पेक्टस पर है कि जो कंपनी है जो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, एक भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। और इस प्रोस्पेक्टस पे नजर कौन रखता है? सेबी। दैट इज, प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल ही सेबी से लेनी पड़ती है। तो हमारे पास सबसे पहली बात आ गई प्रोस्पेक्टस। हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ सिक्योरिटीज में पहला काम होता है प्रोस्पेक्टस। फिर दूसरा है स्टॉक एक्सचेंज। गाइस एक बात समझना, आप समझो कि आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा। जैसे मान लो आपके पास 1 लाख रुपए, इमेजिन करो कि आपके पास 1 लाख रुपए है। अब इस 1 लाख रुपए को आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको पता चला यार एक कंपनी है जो शेयर्स बेच रही है, तो आप क्या करते हो? कंपनी के पास पहुंच जाते हो, अरे कंपनी वाले भैया सुनो, मेरे पास 1 लाख रुपए है, ये 1 लाख पकड़ो और मुझे अपने शेयर्स दे दो। कंपनी ने क्या किया? आपसे 1 लाख रुपए लिए और 1 लाख रुपए के शेयर्स आपको दे दिए। अब आपके पास शेयर्स आ गए, आप बड़े खुश, भाई मैंने लाइफ में पहली बार इन्वेस्टमेंट किया है, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, ठीक है। अब क्या हुआ कि जस्ट कुछ दिनों बाद आपका मन करे कि यार मुझे ना घूमने जाना है, ट्रिप पे जाना है। अब ट्रिप पे जाना है और आपको ट्रिप पे जाने के लिए पैसे की जरूरत है। अब आपने सोचा यार मेरे पास जो पैसे थे मैंने तो शेयर्स खरीद लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपने सोचा कि इन शेयर्स को बेच देते हैं, जो पैसा आएगा उससे ट्रिप प्लान कर लेंगे। अब सवाल है कि बेचोगे कहाँ? भाई कंपनी ने तो आपको सिक्योरिटीज दे दिया, आपसे पैसे ले लिए, लेकिन अब ये शेयर्स लेकर के आप जाओगे कहाँ? तो हमारे पास क्या होता है? मार्केट प्लेस, स्टॉक एक्सचेंज। तो जब कभी भी कंपनी, कोई भी कंपनी जब इन्वेस्टर से, पब्लिक से पैसा लेती है तो उनको स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। उस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उस कंपनी के, जिनको शेयर्स मिल रहा है, वो स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के सेल परचेज कर सकते हैं। अगर एक स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है और वैसे इस सिचुएशन में अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो आपका फंड ब्लॉक हो जाएगा, आप ना तो एक्स्ट्रा सेल कर पाओगे ना ही परचेज कर पाओगे। तो दैट इज कि प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद सेकंड रूल है स्टॉक एक्सचेंज का। तो ध्यान देना, स्टॉक एक्सचेंज को भी कंट्रोल कौन करता है? हमारा सेबी कंट्रोल करता है। तो हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। स्टॉक एक्सचेंज पूरे डिटेल में आपको पढ़ना है, मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड बना रहा हूं। फिर है बैंकर टू एन इशू। जैसे मान लो एक कंपनी है, उसने शेयर्स इशू करना है, प्रोस्पेक्टस आ गया। अब मान लो 1 करोड़ इन्वेस्टर्स ने एप्लीकेशन भेज दिया कि हाँ भाई हमें आपके कंपनी के शेयर्स चाहिए। अब ये 1 करोड़ एप्लीकेशन कौन लेगा भाई? आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर 1 करोड़ एप्लीकेशंस आ रहे हैं तो 4-5 ट्रक की लाइन लग गई होगी। तो यहां पर क्या होता है, जो कंपनी है, जो कॉर्पोरेट एंटिटी है, वो एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन से कॉन्ट्रैक्ट करती है। वो इंस्टीट्यूशन है बैंकर टू एन इशू। ये बैंकर टू एन इशू, ये एक्सपर्ट होते हैं, इनकी सर्विसेज स्पेशलाइज्ड होती हैं रिगार्डिंग रिसीविंग एप्लीकेशंस। जो भी इन्वेस्टर की तरफ से एप्लीकेशन आ रहा है और एप्लीकेशन के साथ जो वो चेक अमाउंट दे रहे हैं या डिमांड ड्राफ्ट दे रहे हैं, उनको कलेक्ट करना, बैंक में डिपॉजिट करना, तो ये काम होता है बैंकर टू एन इशू का। अब बैंकर टू एन इशू, इसको भी कंट्रोल कौन करता है? सेबी। फिर है ट्रस्टी। भाई आप जो पैसा लगा रहे हो,
तो आप तो कंपनी पर ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन आप इतने ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट नहीं हो कि कंपनी के इंटरनल मैटर्स में के बारे में आपको सारी बातें मालूम हो। तो जनरली अनसिक्योर्ड सिक्योरिटीज के केस में ट्रस्टी की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। फिर है रजिस्ट्रार टू एन इशू, मतलब ये भी एक इंटरमीडिएरी। याद करो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब फाइनेंशियल सिस्टम में मैंने 3 कंपोनेंट बताया। पहला था फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडिएरीज, और तीसरा है फाइनेंशियल प्रोडक्ट। मैं तो बार बार शेयर कह रहा हूं, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। अब यहां पर जो मैंने स्टॉक एक्सचेंज की बात की, मैंने बैंकर टू एन इशू की बात करी, ट्रस्टी की बात करी, रजिस्ट्रार टू एन इशू की बात करी, ये सारे के सारे क्या हैं? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडिएरीज की कैटेगरी में आ रहे हैं। मतलब आप ये समझना कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडिएरीज ये वो कैटेगरी के लोग होते हैं जो सिक्योरिटीज की डीलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जो कॉर्पोरेट एंटिटी है उसको इन्वेस्टर से पैसा लेना है, बदले में सिक्योरिटीज देना है, तो बीच में इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडिएरीज की इन्वॉल्वमेंट होगी। कभी भी डायरेक्ट फंड लेकर के सिक्योरिटीज नहीं दिया जा सकता है। तो इसीलिए रजिस्ट्रार टू एन इशू ये क्या करेगा? ध्यान देना, जब भी आपने कंपनी में पढ़ा होगा भाई रजिस्टर ऑफ मेंबर बनता है या रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स होता है, तो जो ये रजिस्ट्रार टू एन इशू है, ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनको सिक्योरिटी इशू करना है उन सबके लिए उनका रजिस्टर मेंटेन करता है। और रजिस्टर मेंटेन करने के बाद जब फाइनलाइज होता है सब कुछ कि यहाँ पे पूरी पेमेंट आ चुकी, अब हमें उनके नाम पे अलॉटमेंट करनी है, तो ये ट्रांसफर करने का ना काम भी कौन करता है? रजिस्ट्रार टू एन इशू करता है। फिर हमारे पास मर्चेंट बैंकर है। मर्चेंट बैंकर ये क्या करता है? तो भाई पब्लिक इशू जो आती है इसमें बहुत सारे कंप्लायंस करने पड़ते हैं। एक भी कंप्लायंस के वायलेशन हो गई, इशू फ्लॉप हो सकता है, हेवी पेनाल्टीज आ सकती हैं। तो भाई कोई भी कंपनी, कॉर्पोरेट एंटिटी पब्लिक इशू लाने से पहले मर्चेंट बैंकर की सर्विसेज हायर करती हैं, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो मर्चेंट बैंकर का 2 सबसे प्राइम काम होता है इशू को मैनेज करना और सारे कंप्लायंस को इंश्योर करना। फिर अंडरराइटर होता है। तो हमारे पास कहने का मतलब क्या है कि ये सबको मैं और भी, जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा कैपिटल मार्केट में इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडिएरीज, वहाँ पर ये सारे आपको बहुत डिटेल में पढ़ने हैं। तो कहने का मतलब हमारे पास कहानी क्या चल रहा है गाइस? हमारे पास कहानी चल रहा है कि भाई हमें पढ़ना है सेबी। अब सेबी पढ़ने से पहले, सेबी पे आने से पहले आपको समझना पड़ेगा हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को। मैंने बताया फाइनेंशियल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडिएरीज, और तीसरा था फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल मार्केट की 2 कैटेगरी, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में 2 कंपोनेंट, फॉर्मल, इनफॉर्मल बता दिया मैंने। अब आगे कैपिटल मार्केट में, कैपिटल मार्केट की 2 कैटेगरी हो गई। सबसे पहला कैटेगरी हो गया सिक्योरिटीज मार्केट, जहां पर लैंडिंग बोरोइंग जब भी होती है इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं। इन्वेस्टर ने पैसा दिया, बदले में क्या मिला? सिक्योरिटीज मिला। अदर फॉर्म ऑफ लैंडिंग एंड बोरोइंग में सिक्योरिटीज की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। अब हम बात कर रहे हैं जो कंपनी है, अगर उसे पब्लिक से पैसा लेना है और बदले में सिक्योरिटी इशू करना है तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उसके बाद बहुत सारे इंटरमीडिएरी और इंस्टीट्यूशंस की सर्विसेज लेती हैं। इन सबको कंट्रोल कौन करेगा? सेबी। अब आप एक बात समझना, बहुत छोटी सी बात अपने माइंड में रखना। एक कंपनी है, फ्रॉड, मतलब कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, सीएस, ये बड़े बड़े दिग्गज इंडस्ट्री के, इन्होंने क्या किया? इनको पता है कि भाई हम कंपनी बना करके पब्लिक से पैसा ले सकते हैं बिजनेस में लगाने के लिए। देखिए इनके माइंड में क्या चल रहा था कि यार एक काम करते हैं, बिजनेस के नाम पे पैसा लेते हैं, पैसा आएगा, पैसा लेकर के हम लोग भाग जाएंगे। अब यहां पर क्या कि भाई सेबी ने बोला हुआ है कि जब भी कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी किसी भी इन्वेस्टर से पैसा लेगा तो बीच में इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडिएरीज की इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है। अब कहानी क्या है कि जो कॉर्पोरेट एंटिटी है उसने सारे इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडिएरीज को पैसे दे करके सेटिंग कर ली और क्या बोला, 50,000 मिलियन हमें इन्वेस्टर से फंड रेज करना है, आपको जो लेना है आप ले लो, हमें सपोर्ट कर दो, हमें क्लियर कर दो कि हाँ भाई सारी कंप्लायंसेस हो रही हैं। एक बार पैसा आ गया ना, आपको आपका हिस्सा मिलेगा और हम पैसे लेकर के चले जाएंगे, बाकी इन्वेस्टर्स अपना रोते रह जाएंगे। मुझे एक बात बताना, अगर सच में ऐसा हो गया तो इन्वेस्टर्स किस पे ट्रस्ट करेंगे? तो इसीलिए हमारे पास सेबी का रोल सामने आ गया। भाई सेबी का क्या काम है? सेबी का सबसे पहला काम है प्रोटेक्शन। देखो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा रोल ऑफ सेबी। सबसे पहला काम क्या है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसको प्रोटेक्शन देना है? इन्वेस्टर्स को, वो लोग जो पैसे दे रहे हैं। पैसे लेने वाले को टेंशन नहीं होती, टेंशन किसको होती है? पैसे देने वाले को। तो सेबी का रोल सबसे पहला प्रोटेक्शन। किसको देना है प्रोटेक्शन? गाइज यहां से आपका प्राइम टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सेबी। अब तक मैंने जो भी बताया है उसमें आपको बस थोड़ा बहुत समझना है, अगर थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग आ गई दैट्स एनफ, क्योंकि वो सारी चीजें आगे के चैप्टर्स में पूरे डिटेल में पढ़ना है। तो अब स्टार्ट हो रहा है आपका टॉपिक दैट इज सेबी। तो सेबी का रोल पहला है प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन देना है? इन्वेस्टर्स को। ये वो लोग हैं जो कंपनी में पैसे लगा रहे हैं।
तो आपको यहां पर प्रोटेक्शन से भी कैसे प्रोटेक्शन दे सकता है? तो पहली बात, जो कॉर्पोरेट एंटिटी है वो लॉ कंप्लाइंट होनी चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, झूठे मक्कर फ्रॉड नहीं होने चाहिए। तो ये सेबी का अपना लॉज है, रेगुलेशंस हैं कि हम कैसे चेक करें कि कोई कंपनी सही है या नहीं। तो दैट इज पहला है प्रोटेक्शन। दूसरा है प्रमोशन। प्रमोशन किसका? सिक्योरिटीज मार्केट का। जब इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट मेंटेन रहेगा, जब आप किसी कंपनी को पैसे दे रहे हो, पैसे लगा रहे हो सिक्योरिटीज में, और आपके माइंड में एक सिक्योर्ड फीलिंग है कि कंपनी कहीं भागने वाली है, और भागी भी तो सेबी बैठा है पैसे दिलवाने के लिए, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया ना। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई हमारा जो, मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी कंट्री का जो स्ट्रेंथ है वो उसके फाइनेंशियल सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारी कंट्री का भी जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगा? हमारे कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम पे। और सिक्योरिटीज मार्केट भी क्या है? हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। तो सेबी का काम क्या है? सिक्योरिटीज मार्केट को के डेवलपमेंट को प्रमोट करना। डेवलपमेंट कैसे प्रमोट होगा? मैक्सिमम लोग सिक्योर्ड फीलिंग के साथ पैसे लगाएं, तो मार्केट में क्या होगा? प्रमोशन आएगी। एंड थर्ड वन इज रेगुलेशन। सेबी को सेक्शन 30 ऑफ द सेबी एक्ट में पावर दिया गया। सेबी क्या कर सकता है? लॉज बना सकता है। किसके लिए लॉज बनाएगा? तो गाइस हमें जितने भी इंस्टीट्यूशंस या इंटरमीडिएट, मतलब आप समझना, मैंने क्या बताया था, एक बार फिर से रिकॉल करो गाइस। ये रहा आपका फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के दो कंपोनेंट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन था? आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कैपिटल मार्केट में रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? सेबी है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो यहां पर हमारे पास ध्यान देना, जो ये सिक्योरिटीज मार्केट है, ये प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, फिर हमारे पास ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरमीडिएरीज हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, बैंकर टू एन इशू, जितने भी हैं, इन सब के लिए रेगुलेशन कौन बनाएगा? सेबी बनाएगा। तो कहने का मतलब गाइस, आपके लिए रोल ऑफ सेबी बहुत सिंपल तरीके से समझना है। पहला काम प्रोटेक्शन, किसको? पैसे देने वाले को। फिर प्रमोशन, किसका? सिक्योरिटीज मार्केट का। तीसरा रेगुलेशंस, कि भाई मैंने बताया था ना एग्जांपल कि कंपनी फ्रॉड कंपनी बना रहे हैं एक्सपर्ट लोग, और इंस्टीट्यूशन इंटरमीडिएट्स के साथ सेटिंग कर लिया कि हमें एक बार पब्लिक से पैसे दिलवा दो। ध्यान देना, सेबी ने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए भी, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व हैं सबके लिए। अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन या इंटरमीडिएट्स ने अपने काम में गड़बड़ी की, पब्लिक के ट्रस्ट को तोड़ा, लॉस का वायलेशन किया, या गलत कॉर्पोरेट एंटिटीज का साथ दिया, फंस जाएगा। हेवी पेनाल्टीज हैं, इतनी पेनाल्टीज हैं कि जितना वो कमाएगा नहीं उससे 5 टाइम्स ज्यादा तो पेनाल्टीज लग जाएंगे। तो इसीलिए सेबी के पास क्या है? रेगुलेशन का पावर है। ठीक है, तो देखते हैं आगे कि भाई सबसे पहले रोल ऑफ सेबी, पहला था प्रोटेक्शन, दूसरा है प्रमोशन, तीसरा है रेगुलेशन। अब यहां ध्यान देना, रेगुलेटिंग बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पहले किसको पकड़ा? स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को पकड़ा। फिर और दूसरा रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडिएरीज। भाई जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी इंटरमीडिएरीज हैं, मैंने आपको बताया कभी भी सिक्योरिटीज मार्केट में कॉर्पोरेट एंटिटी फंड लेने के बाद सिक्योरिटीज डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकती है, ना ही डायरेक्टली फंड ले सकती है। इनको इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडिएरीज को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। 15 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व होते हैं। जितने भी इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडिएरीज हैं, ये अपने अपने अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट एंटिटी की कंप्लायंसेस को चेक करते हैं। अब हमारे पास है आगे, सेबी क्या कर सकता है? प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मींस कि ये काम नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज से रिलेटेड किसी भी तरीके का फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं हो सकता। इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो सकता। गाइस, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब कि ये वैसी इंफॉर्मेशन होती है जो पब्लिक डोमेन में नहीं होता। जैसे मैं आपको एक इनसाइडर ट्रेडिंग तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना, पूरा चैप्टर है, बट मैं आपको बस एक आइडिया देता हूँ। जैसे मान लो एक कंपनी है, उसने पब्लिक से पैसे लिए हुए हैं। अब होता क्या है कि कंपनी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट अर्न कर रही थी। तो मार्केट में ना, जैसे कंपनी जब प्रॉफिट अर्न कर रही थी तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी ने अपने सारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अच्छा दिया होगा। जब डिविडेंड अच्छा दिया तो मार्केट में इन्वेस्टर्स की भीड़ लगे, डिमांड जनरेट हो गया, यार इस कंपनी का शेयर अच्छा है, रिटर्न अच्छा मिलता है। बाद में क्या हुआ? अचानक पता चलता है कि भाई जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई, सब परेशान बैठे कि यार हमारा कंपनी तो रातों रात डूब गया, बंद हो गया, जो भी रीजन है। अब डायरेक्टर्स परेशान कि अगर ये इंफॉर्मेशन मार्केट में चला गया तो इनके शेयर्स की डिमांड गिर जाएगी, मार्केट प्राइस फॉल हो जाएगा, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाएगा। लेकिन अभी एट प्रेजेंट ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सिर्फ डायरेक्टर्स के बीच में है, मार्केट में अभी तक नहीं आया है।
जब तक मार्केट में ये इंफॉर्मेशन नहीं आया है तो मार्केट में शेयर्स के प्राइस हाई रहेंगे। तो अब यहां पर कहानी क्या है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं सबने पैसा लगाए हुए थे अपने कंपनी में। इन लोगों ने क्या किया, मार्केट में इंफॉर्मेशन देने से पहले, फॉर एग्जांपल एक शेयर की कीमत 1000 रुपए है, और जब ये मार्केट में न्यूज़ चला जाएगा ना कि ये कंपनी लॉस में जा चुकी है या इसमें कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कंपनी का बिजनेस बंद होने वाला है, तो 1000 से प्राइस फॉल होकर 10 रुपए तक आ सकती है। मतलब समझना कि एक शेयर जिसकी कीमत 1000 है वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से उसकी कीमत कितनी हो सकती है, 10 रुपए पे आके गिर सकती है। ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो डायरेक्टर ने क्या सोचा कि हम इस इंफॉर्मेशन को मार्केट में लीक करने से पहले हम अपने अपने शेयर्स सेल आउट कर देते हैं। सारे डायरेक्टर्स ने क्या किया, नेक्स्ट डे इमीडिएटली अपने सारे शेयर्स सेल आउट किए, अपना पैसा निकाल लिया। ध्यान देना, उन्होंने जब शेयर सेल आउट किया होगा तो उन सबको पर शेयर 1000 रुपए तो मिल गए, उनका पैसा बच गया। लेकिन जब न्यूज मार्केट में आई तो डायरेक्टर्स ने तो अपना पैसा बचा लिया, इन्वेस्टर्स के पैसे डूब जाएंगे। जैसे आप इन्वेस्टर थे, आपका शेयर 1000 रुपए से कहां पहुंच गया, 10 रुपए पे, होगी ना प्रॉब्लम। इनसाइडर ट्रेडिंग कहां है? अब समझना, एक डायरेक्टर है, जिस कंपनी का डायरेक्टर है, उसका एक फ्रेंड है। मान लो जो डायरेक्टर्स हैं उन लोगों ने शेयर्स में पैसा नहीं लगाया है। एक डायरेक्टर का फ्रेंड है जिसने काफी अच्छा 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो डायरेक्टर ने क्या कर दिया, फटाफट फोन किया अपने फ्रेंड को, बोला भाई ऐसा एक काम करो, ये कंपनी बंद होने वाली है या इस कंपनी के शेयर्स बहुत ही जबरदस्त लॉस में जाने वाले हैं, इनके प्राइस फॉल होने वाले हैं, तुम एक काम करो, मार्केट में मैं हमारी कंपनी की तरफ से न्यूज फ्लैश हो, उससे पहले अपने सारे शेयर सेल आउट कर दो। मतलब ध्यान देना, ये अनड्यू प्रिविलेज मिल गया उस फ्रेंड को जो डायरेक्टर्स का फ्रेंड है। मतलब कोई पर्सन है ए, वो डायरेक्टर का फ्रेंड है, डायरेक्टर ने इंफॉर्मेशन दे दिया, अंदर की इंफॉर्मेशन दे दी, और उसने इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या किया, अपने शेयर्स ट्रेड कर दिए, सेल कर दिया। ट्रेडिंग मींस सेल एंड परचेज बोथ। उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया, अपना पैसा बचा लिया, सही सलामत। अब मार्केट में न्यूज आई तो जो पब्लिक है उनका पैसा डूब गया। तो मुझे एक बात बताना, ये जो न्यूज था प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जब भी कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो प्राइस सेंसिटिव, ऐसा इंफॉर्मेशन जिसका मार्केट प्राइस पे इंपैक्ट पड़ने वाला है, वो सारे इंफॉर्मेशन होते हैं प्राइस सेंसिटिव। जब तक ये इंफॉर्मेशन पब्लिक में डोमेन में नहीं आ जाते हैं, इनको हम बोलेंगे ये सारे के सारे इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर कोई पर्सन ट्रेड करता है, वो क्या बन जाएगा, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग इज प्रोहिबिटेड। अब यहां ध्यान देना, सेबी और क्या कर सकता है, सेबी प्रोहिबिट कर सकता है, सेबी रेगुलेट कर सकता है। मतलब फिर से एक बार रिकॉल कर लो, रोल ऑफ सेबी, प्रोटेक्शन किसका, इन्वेस्टर का, प्रमोशन किसका, सिक्योरिटीज मार्केट का, रेगुलेशन किसका, सिक्योरिटीज मार्केट के सारे इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडिएटरीज का। ये रेगुलेट करता है बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को, ये रेगुलेट करता है सारे इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडिएटरीज को। कैसे, जितने भी इंस्टीट्यूशन या इंटरमीडिएटरीज हैं जो सिक्योरिटीज मार्केट में हैं, उनको सेबी से कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फिर हमारे पास है प्रोहिबिशन, सेबी प्रोहिबिट कर सकता है, मतलब प्रोहिबिट किया हुआ है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और इनसाइडर ट्रेडिंग को। इसके बाद सेबी क्या कर सकता है, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन। सेबी किसी भी इंस्टीट्यूशन या इंटरमीडिएटरीज या कॉर्पोरेट एंटिटीज से इंफॉर्मेशन मांग सकता है, उनके अगेंस्ट इंस्पेक्शन स्टार्ट कर सकता है, उनके अगेंस्ट इंक्वायरी या ऑडिट के ऑर्डर दे सकता है। सेबी क्या करता है, सेबी वो सारी ड्यूटीज को परफॉर्म करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको प्रिस्क्राइब किया हुआ है। सेबी के पास पावर है, वो अपनी फी लेवी कर सकता है, और इन जो हमने अब तक जो भी डिस्कस किया उन सारे मैटर्स पे रिसर्च कर सकता है कि हम इन्वेस्टर्स के राइट को बेटर वे में कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटीज मार्केट को और कैसे डेवलप कर सकते हैं, बेटर वे में रेगुलेशंस कैसे किया जा सकता है, इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडिएटरीज का, इनके ऊपर रिसर्च करने का काम है सेबी का। अब गाइस आगे हम आते हैं सेबी पावर एंड फंक्शन सेक्शंस में, हम बात करते हैं, पूरा चैप्टर यहीं सिमट जाएगा सेबी का गाइस। हमारे पास सबसे पहली बात यहाँ ध्यान देना, हमारे पास रोल ऑफ सेबी, मैंने यहाँ पर आपको 8 पॉइंट्स डाले हैं। पहला प्रोटेक्शन है, दूसरा प्रमोशन है, तीसरा रेगुलेशन है। रेगुलेशन में 2 कैटेगरी, किसको रेगुलेट कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को रेगुलेट कर रहे हैं, दूसरा रेगुलेट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडिएटरीज को बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। फिर प्रोहिबिशन है किस चीज के ऊपर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और इनसाइडर ट्रेडिंग। फिर हमारे पास है कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑडिट, ये सेबी ऑर्डर दे सकता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी को ड्यूटी कास्ट करेगा वो सेबी ने कंपल्सरी है, उसको पूरा करना है, अपनी फी चार्ज करनी है, रिसर्च करना है। तो ये तो एक बेसिक बैकग्राउंड था। हम कई बात करते हैं सेबी पावर एंड फंक्शंस की, तो ध्यान देना एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से आता है। सबसे पहली बात, सेबी एक्ट सेक्शन 11 सब सेक्शन 1, सेबी की ड्यूटी क्या है,
सेबी की ड्यूटी क्या है? तो हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था अभी रोल ऑफ सेबी में, प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, रेगुलेट करना। सब सेक्शन 1 में बस वो 3 बात दी गई है कि भाई सेबी की ड्यूटी क्या है? प्रोटेक्ट। क्या प्रोटेक्ट? इन्वेस्टर के राइट्स। प्रमोट करना, क्या प्रमोट करना? सिक्योरिटीज मार्केट के डेवलपमेंट को। रेगुलेट करना, क्या रेगुलेट करना है? स्टॉक एक्सचेंज की बिजनेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडिएरीज बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। फिर हमारे पास है, ध्यान देना, सब सेक्शन 2, यहां पर ध्यान देना, सेबी ने रेगुलेट करना है एंड रजिस्टर्ड करना है। रेगुलेशन अगेन आ गया, बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड रजिस्टरिंग इंटरमीडिएरीज, ये ऊपर से रिपीट कर रहा हूं मैं। कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, परफॉर्मिंग फंक्शंस, लेविंग फी, कंडक्टिंग रिसर्च, अदर फंक्शंस प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप्स आपको सब सेक्शन 2 की बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हमारे पास है सब सेक्शन 3, ध्यान देना, सेबी के पास जो पावर है सेम एज सिविल कोड। गाइस मैं आपको यहां पर पॉइंट बताने जा रहा हूं। सेबी एक ऐसा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, सेबी एक ऐसा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जो 1988 में बन चुका था। सेबी के आने से पहले इंडिया में जैसा सेबी जो काम कर रहे हैं, तो सेबी के बनने से पहले ये काम कर रहा था सीसीआई, कैपिटल इशू, दैट इज सीसीआई कंट्रोलर, कैपिटल इशू कंट्रोलर या कुछ ऐसे कुछ नाम था सीसीआई, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, ठीक है। तो जब कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू को रिप्लेस किया गया सेबी बना करके, सेबी कब बना? 1988 में। तो 1988 में सेबी सिर्फ एक गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन था। 1992 में सेबी एक्ट बना और इस सेबी को अडॉप्ट करके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन डिक्लेयर कर दिया गया। अब जो सेबी है, ध्यान देना गाइस, सेबी के पास तीनों फंक्शंस होते हैं। पहला लेजिस्लेटिव फंक्शन, सेबी लॉज बना सकता है। आपको पता है जब एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन लॉज बनाता है, वो लॉज क्या बन जाता है? रेगुलेशन। तो सेबी के पास सेक्शन 30 ऑफ सेबी एक्ट में सेबी को पावर दिया गया है रेगुलेशन बनाने का। इसका मतलब सेबी लॉज बना सकता है, मतलब सेबी के पास लेजिस्लेटिव फंक्शन है। सेबी अपने बनाए हुए लॉज को इंप्लीमेंट करेगा, तो दैट इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। और सेबी के पास जुडिशियल फंक्शन भी होता है, मतलब यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जाएंगे, हमें जाना पड़ेगा सेबी के पास। आप अपील करोगे सैट, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, और सैट के अगेंस्ट अपील कहां होगा? सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहली बात, सेबी के पास जुडिशियल फंक्शंस भी हैं और सेबी की जो पावर है वो एज गुड एज सिविल कोर्ट है, ठीक है। तो ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सब सेक्शन 3 में। तो गाइज आपके पास एग्जाम में सेबी का ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ड्यूटी पूछा जा सकता है, पावर फंक्शन पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जाएगा, सबका आंसर यहां पर सेम होने जा रहा है। सब सेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है कि भाई सेबी को एम्पावर किया गया है कि ये फॉलोइंग एक्टिविटीज कर सकता है। सबसे पहला, सस्पेंड ट्रेडिंग, अगर कोई कॉर्पोरेट एंटिटी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व पाई गई, इनसाइडर ट्रेडिंग का केस मिल गया, या किसी भी तरीके का सस्पेक्ट है कि कुछ गड़बड़ किया जा रहा है, सस्पेंड ट्रेडिंग सस्पेंड किया जा सकता है कि आप किसी भी तरीके का सेल परचेज कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात है रिस्ट्रेन इन डीलिंग, उनको कुछ टाइम के लिए रोका जा सकता है कि भाई इतने टाइम पीरियड के लिए आप किसी तरीके का डील नहीं करोगे। इंपाउंड एंड रिटेन, कहने का मतलब क्या है कि उस कंपनी के सारे सिक्योरिटीज को कंपनी के सेबी क्या कर सकता है? इंपाउंड मींस सीज कर सकता है, और अपने पास, रिटेन मींस अपने पास रख सकता है। इसके बाद अटैच्ड बैंक अकाउंट, अगर कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से अगर इन्वेस्टर से कुछ गलत तरीके से फंड अरेंज किया गया है और सेबी को ये बात पता चल गया, सेबी क्या करेगा? जिस अकाउंट में पैसे हैं उस अकाउंट को सीज कर देगा, फ्रीज कर देगा, दैट इज अटैच। फिर है इशू डायरेक्शंस, वो उस कॉर्पोरेट एंटिटी को डायरेक्शन दे सकता है या जो इंस्टीट्यूशन या इंटरमीडियरीज हैं उनको डायरेक्शन दे सकता है। फिर हमारे पास है सब सेक्शन 5, यहां पर है क्रेडिटिंग द अमाउंट डिस्गॉर्स्ड टू IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, जो ये कंपनी ने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं उनसे पैसा लेकर के इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड ये ऐसा फंड होता है जो सेबी कंट्रोल्ड है, और यहाँ जो भी पैसे इसमें क्रेडिट किए जाते हैं तो सेबी जो अपने फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को पूरा करने के लिए फंडिंग रिक्वायरमेंट IEPF से पूरा कर सकता है। फिर हमारे पास है आगे सेक्शन 11A सब सेक्शन 1, रेगुलेट और प्रोहिबिट। अगेन ध्यान देना, सेबी क्या कर सकता है? रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेट कर रहा है किस चीज को? इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस को रेगुलेट कर रहा है। अगर कंपनी पब्लिक से फंड रेज कर रही है तो प्रोस्पेक्टस इशू करना है, तो सेबी क्या कर रहा है? प्रोस्पेक्टस को रेगुलेट कर रहा है। अगर वैसी कंपनी जो पब्लिक से फंड नहीं ले रही है, जैसे प्राइवेट कंपनी है, तो उनके लिए वो प्रोस्पेक्टस नहीं, वो सिंपल ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, उस ऑफर डॉक्यूमेंट को सेबी रेगुलेट कर सकता है, या रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स। ध्यान देना, या फिर सेबी किसी कंपनी को प्रोहिबिट कर सकता है कि आप प्रोस्पेक्टस इशू कर ही नहीं सकते।
दैट इज सेबी के पास पावर है, वो रेगुलेट भी कर सकता है और प्रोहिबिट भी कर सकता है, मतलब आप ये काम कर ही नहीं सकते। सेबी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि अगर आप किसी भी तरीके का प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट या एडवर्टीजमेंट करने जा रहे हो तो आपको क्या क्या मैटर्स डिस्क्लोज करने हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्लोजर क्या होना चाहिए, सेबी प्रोहिबिट कर सकता है आपको या फिर आपके ऊपर कंडीशंस अप्लाई कर सकता है कि ठीक है आप प्रोस्पेक्टस इशू करो, प्रोवाइडेड इन कंडीशंस को फॉलो अप करना पड़ेगा। फिर हमारे पास पावर टू इशू डायरेक्शंस, ध्यान देना, अब यहां पर हमारे पास दैट इज सेक्शन 11B, यहां पर सेबी को पावर है डायरेक्शन इशू करने का। फिर हमारे पास सबसेक्शन मतलब सेबी 11C, इसमें लिखा हुआ इन्वेस्टिगेशन, सेबी के पास पावर है। ध्यान देना, कंटेंट देखते हैं। अगर सेबी के पास रीजनेबल ग्राउंड है बिलीव करने का कि कोई कॉर्पोरेट एंटिटी है जहां पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है या लॉज का वायलेशन हो रहा है, सेबी तुरंत क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे देगा। अब यहां पर क्या ध्यान देना, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर सेबी ने दे दिया, अब यहां पर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑथोरिटी है उनको चार्ज मिल जाता है कि वो किसी कॉर्पोरेट एंटिटी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन करने जा रहे हैं, उनके पास सेबी का ऑर्डर लेटर होता है। अब जो भी कॉर्पोरेट एंटिटी में जो भी कंसर्न पर्सन है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है, उनको क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, BRDR, बुक्स रजिस्टर डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स, दैट इज इन शॉर्ट BRDR। मतलब उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मतलब सिंपल सी बात है कि एक कंपनी है जहां पर कुछ सस्पेक्टेड एक्टिविटी है, अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं या वायलेशन ऑफ लॉज हैं, सेबी के बनाए हुए लॉज का वायलेशंस है और सेबी ने उस कंपनी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दिया है। तो जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कंपनी जाएगा तो कंपनी में जो भी कंसर्न पर्सन है वो क्या करेगा, BRDR प्रोड्यूस करेगा। और ध्यान देना, जब भी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर आता है, जो भी कंपनी में BRDR है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, उसको हमेशा प्रिजर्व करके रखा जाएगा। मैनर ऑफ प्रोडक्शन, कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये भी सेबी बताता है। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑथोरिटी के पास पावर है कि वो BRDR को 6 मंथ्स के लिए अपने पास रिटेन करके रख सकता है और 6 महीने के बाद वो क्या करेगा, वापस रिटर्न कर देगा कंपनी को, और फ्यूचर में अगर फर्दर रिक्वायरमेंट होगी फिर से वो डिमांड कर सकता है। फिर हमारे पास ध्यान देना आगे, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेटिंग ऑथोरिटी में एग्जामिन ऑन ओथ और एडमिनिस्ट्रेट ऑन ओथ। ओथ का मतलब एक आपकी सेल्फ कमिटमेंट प्रॉमिस काइंड ऑफ होता है। तो ध्यान देना, एग्जामिन ऑन ओथ, पूछताछ, जो मैनेजर है, MD है, जैसे जो कंपनी है जिसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आराम से समझना, कंपनी जिसने कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया होगा या लॉस का वायलेशन किया होगा, सेबी को डाउट हुआ, इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे देगी, इस कंपनी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होना है। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो कंपनी के मैनेजर, MD, डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय या जो भी रिलेटेड पर्सन है उससे पूछताछ कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेट एन ओथ का मतलब उनको बोला जा सकता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनको बोले कि आप हमारे सामने पर्सनली प्रेजेंट हो हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो कहने का मतलब कि हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीजर, तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, अगर कोई पर्सन, इफ एनी पर्सन फेल और रिफ्यूज, फेल का मतलब वो काम नहीं कर पाए, जैसे मान लो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कंपनी के मैनेजर को बोला कि भाई आपके पास जो भी BRDR हैं, बुक्स हैं, रजिस्टर है, रिकॉर्ड्स है, डॉक्यूमेंट्स हैं, आप हमारे पास प्रेजेंट करो। अब यहाँ पर जो मैनेजर है या जो भी कंसर्न पर्सन है जिसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बोला है कि आप हमारे सामने प्रेजेंट करो, अगर वो फेल हो जाता है प्रेजेंट करने में, फेल मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रेजेंट कर पाया या रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि मैं तो नहीं दे रहा, ठीक है, या फिर उसको बोला गया था कि आपको अपीयर होना है, भाई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास आपको प्रेजेंट होना है, लेकिन वो वहां पर प्रेजेंट नहीं हो पाया या मना कर दिया प्रेजेंट होने से, ऐसे केस में पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर या फिर फाइन अप टू 1 करोड़ या दोनों। और अगर ये रिफ्यूजल या फेलियर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर है तो फर्दर 5 लाख पर डे की पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। और यहां पर ध्यान देना, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी एग्जामिन कर रहा है वो इन राइटिंग रिपोर्ट तैयार करता है। फिर हमारे पास है इफ फाउंड डूइंग इन्वेस्टिगेशन, यहां पर ध्यान देना गाइस, अगर इन्वेस्टिगेशन जैसे जो भी बुक्स, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर ये पता चलता है किसको डिस्ट्रॉय किया गया है, म्यूटिलेट, ऑल्टर, फॉल्सिफाई, सीक्रेटेड, छुपाया गया है, तो ऐसे केस में ध्यान देना जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा, किसको, मजिस्ट्रेट को, या फिर जो भी डेजिग्नेटेड कोर्ट है जो एलिजिबल है इस मैटर को हैंडल करने के लिए, वहां पर एप्लीकेशन फाइल करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे केस में
ऑर्डर दे सकता है कि इनके BRDR को, इनके बुक्स, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड जो भी उनको सीज कर लो। फिर हमारे पास यहाँ पर सब सेक्शन 8A अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। इसने क्या बोला कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है मे रिक्वेस्ट पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू असिस्ट हिम, ऐसे केस में वो रिक्वेस्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर को या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को कि आप हमारी हेल्प करो इस सिचुएशन में। और ध्यान देना, जब आपने मतलब जो से यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है इसने मजिस्ट्रेट या डेजिग्नेटेड कोर्ट को अप्लाई किया है, तो वैसे केस में ध्यान देना मजिस्ट्रेट या डेजिग्नेटेड कोर्ट ऑर्डर देगा किस चीज़ का, एंटर करो भाई वैसे प्लेस पे जहाँ पर इनके सारे BRDR, बुक्स, रजिस्टर, रिकॉर्ड्स जो भी मेंटेन हो रहे उस प्लेस में एंटर करो। सर्च एंड सीजर, उनको सर्च करो, उनको सीज कर सकते हो। और ध्यान देना, सर्च एंड सीजर यहाँ जो हो रहा है, जो प्रोसीजर फॉलो होगा वो CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वाला प्रोसीजर ही फॉलो अप होगा। और ध्यान देना, BRDR यहाँ पर सर्च करने के बाद, एंटर करने के बाद, प्रीमाइसेस में एंटर करने के बाद मजिस्ट्रेट या जो भी डेजिग्नेटेड कोर्ट था उसके ऑर्डर पे कि हाँ भाई आपको एंटर करने का ऑर्डर मिल चुका है, एंटर मींस कि आप वो उस प्लेस में एंटर कर सकते हो जहाँ पर BRDR मेंटेन हो रहा था, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वहाँ एंटर करेगा, उनका जो भी BRDR है उसको अपने कस्टडी में ले लेगा, ठीक है। और उन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो क्या कर देगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा देगा कि हाँ भाई ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये डॉक्यूमेंट्स। और 12 पॉइंट तो गाइस जो मैंने आपको बताया कि जो सर्च एंड सीजर है इनका जो प्रोसीजर है वो CRPC वाला होगा, दैट इज पॉइंट नंबर 12। तो गाइस आपका सेबी यही था कि सेबी में आपको फर्स्ट फिर से एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ कि भाई हमारे पास सबसे पहले हमने सेबी में क्या पढ़ा, रोल ऑफ सेबी। सेबी का रोल क्या है, प्रोटेक्शन, प्रमोशन, रेगुलेशन। प्रोटेक्शन किसका, इन्वेस्टर के राइट को। प्रमोशन किसका, सिक्योरिटीज मार्केट का। रेगुलेशन किसका, अगेन सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना। जो भी पर्सन सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वॉल्व हैं उन सब के लिए सेबी क्या करेगा, बाय वे ऑफ रेगुलेशंस उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। रेगुलेट करने में बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडिएरीज क्लियर है। सेबी ने प्रोहिबिट किया हुआ है, क्या प्रोहिबिट किया हुआ है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट किया हुआ है। सेबी आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, इंक्वायरी या ऑडिट के ऑर्डर दे सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई ड्यूटी प्रिस्क्राइब कर रहा है तो फिर सेबी को वो ड्यूटीज भी फॉलो अप करनी पड़ेंगी। सेबी फी ले भी कर सकता है, सेबी रिसर्च कर सकता है। सेक्शंस की लैंग्वेज में आ जाते हैं तो हमारे पास अगेन सेक्शन 11 में पहला क्या था, ड्यूटी ऑफ सेबी, प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड रेगुलेशन क्लियर है। फिर हमारे पास सेकंड सबसेक्शन में रेगुलेटिंग बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या रजिस्टरिंग इंटरमीडिएरीज क्लियर है। आगे हमारे पास IJKLM, कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरी एंड ऑडिट्स, performing functions delegated by central government, levying fee, conducting research, other functions prescribed by central government क्लियर है। फिर हमारे पास है, ध्यान देना, सब सेक्शन 3 सेबी के पास सिविल कोड के सारे पावर हैं। अगेन सेबी इज एम्पावर्ड टू टेक फॉलोइंग मेजर्स, सस्पेंड ट्रेडिंग, सेबी क्या कर सकता है, किसी भी कंपनी की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर सकता है, उनको रीस्ट्रेन कर सकता है, रोक सकता है, या फिर उनके सारे सिक्योरिटीज को अपने पास अपनी कस्टडी में ले सकता है, बैंक अकाउंट अटैच कर सकता है, या डायरेक्शंस इशू कर सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हो तो आपको सेबी के इन गाइडलाइंस को, इन डायरेक्शंस को फॉलो अप करना है, ठीक है। फ्रॉड के तरीके से या गलत तरीके से कंपनी ने जो भी अनड्यू बेनिफिट, प्रॉफिट या फंड जनरेट किया हुआ है वो सारा का सारा पैसा सेबी लेकर के कहाँ ट्रांसफर कर देगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर देगा। फिर हमारे पास है आगे रेगुलेट एंड प्रोहिबिट। सेबी के पास अगेन पावर है, वो रेगुलेट करेगा। ध्यान देना, रेगुलेट और प्रोहिबिट ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। रेगुलेट करेगा इसको प्रोस्पेक्टस या जितने भी ऑफर डॉक्यूमेंट्स हैं या किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट इनको रेगुलेट कर सकता है, या फिर प्रोहिबिट कर सकता है कि ये कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू ही नहीं करेगी, या कोई ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं देगी, या किसी तरीके का कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं करेगी। मतलब ध्यान देना, रेगुलेटिंग इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट और एनी एडवर्टीजमेंट, या फिर प्रोहिबिटिंग इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट और एनी एडवर्टीजमेंट। क्लियर है। सेबी ने प्रोवाइड करना है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स कि कोई भी कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है या कोई ऑफर डॉक्यूमेंट या एडवर्टीजमेंट दे रही है तो क्या डिस्क्लोज करना है, वो पार्टिकुलर्स क्या है जो इनको डिस्क्लोज करना है। स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्लोजर प्रोहिबिट कर सकती है या फिर कंडीशंस स्पेसिफाई कर सकती है। फिर हमारे पास कंडीशंस स्पेसिफाई का मतलब कि हाँ भाई आप प्रोस्पेक्टस इशू करो, ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करो, एडवर्टीजमेंट दो, लेकिन इन कंडीशंस को पूरा करने के बाद। पावर टू इशू डायरेक्शन, सेबी के पास पावर है, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएरीज या जो भी कंसर्न पीपल्स हैं उनके लिए डायरेक्शन इशू कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट था इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर ध्यान देना, सेबी को अगर लगता है कि भी कोई सस्पेक्टेड कंपनी है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है या फिर लॉस की वायलेशन हो रही है, सेबी ने क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे देने हैं। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, उस कॉर्पोरेट एंटिटी के पास पहुंच जाएगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन कॉर्पोरेट एंटिटी के अगेंस्ट भी हो सकता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरमीडिएरीज के अगेंस्ट भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है।
तो जिस अथॉरिटी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर सेबी ने दिया है, तो सबसे पहले एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी बनाई जाती है। वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो वही सिंपल सी बात है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा? उस सस्पेक्टेड कंपनी के पास या एंटिटी के पास जाएगा और बोलेगा भाई आपके पास जो BRDR है प्रोड्यूस करो। BRDR बोले तो बुक्स, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स, ठीक है। और ध्यान देना, वो जो कंपनी है या जो एंटिटी है जिनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है, वो क्या करेगा? ये सारे के सारे BRDR प्रोड्यूस करेगा। कैसे प्रोड्यूस करना है, मैनर ऑफ प्रोडक्शन भी सेबी ने बताया हुआ है। ऐसा नहीं कि आप डांस करते हुए डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करोगे, नहीं, आपका एक तरीका है, एक फॉर्मल वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। जैसे आपको कोर्ट में कोई एविडेंस प्रेजेंट करना होता है, हमें पहले जज से परमिशन लेना पड़ता है, वैसे यहाँ भी हमारे पास एक मैनर ऑफ प्रोडक्शन है। फिर हमारे पास है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है जिसके पास BRDR रिसीव हुआ है, उसको वो अपने पास 6 महीने तक अपने पास रिटेन कर सकती है। 6 महीने के बाद उनको वापस रिटर्न करना पड़ता है। हाँ, फ्यूचर में फर्दर रिक्वायरमेंट है, वापस उसे मांग लेगी। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी क्या कर सकता है? ध्यान देना, जितने भी कंपनी से कनेक्टेड पर्सन है, मैनेजर, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, ऑफिसर, एम्प्लॉइज, उससे वो पूछताछ कर सकता है। उनको ऑर्डर दे सकता है कि भाई आप हमारे सामने आकर के पर्सनली प्रेजेंट हो। जैसे कोर्ट में क्या होता है, समन इशू किया जाता है, वैसे यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी भी कंपनी के किसी पर्सन को क्या कर सकता है? बोल सकता है कि आप पर्सनली हमारे पास प्रेजेंट हो। अगर कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं होता है, फेल या रिफ्यूज, 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। BRDR प्रोड्यूस करना, BRDR प्रोड्यूस करना किसके सामने? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने, या फिर उनको खुद जो डायरेक्टर है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है, या कोई भी इंप्लॉय ऑफिसर, अगर उनको इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट होना है, अगर दोनों सिचुएशन है, BRDR और प्रेजेंट होना, दोनों में अगर वो फेल हो रहा है या फिर रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है, पेनाल्टी है जेल की सजा 1 साल तक, फाइन 1 करोड़ का, या दोनों हो सकता है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस इन नेचर है, ये डिफॉल्ट बार बार हो रहा है, तो 5 लाख पर डे की एडिशनल पेनल्टी भी डाली जा सकती है। आप देख लो कितना हाई पेनल्टी है। फिर यहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उनका एक राइटिंग रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नोट डाउन करता रहेगा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि जो BRDR था वो डिस्ट्रॉयड था, म्यूटिलेटेड है, ऑल्टर्ड है, फॉल्सिफाइड है या सीक्रेटेड है, कुछ छुपाया गया है, ऐसे केस में वो क्या करेगा? एप्लीकेशन देगा। किसको एप्लीकेशन देगा? मजिस्ट्रेट के पास, या फिर हमारे पास जो भी डेजिग्नेटेड कोर्ट है। और ये ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? उनको सीज करने का ऑर्डर दे सकता है। फिर हमारे पास है, ध्यान देना, इस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो पुलिस ऑफिसर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस सिचुएशन में आप हमारी हेल्प करो। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब आपने एप्लीकेशन दिया था मजिस्ट्रेट को या डेजिग्नेटेड कोर्ट को, वो ऑर्डर दे सकते हैं। 3 तरह के ऑर्डर हैं। पहला, एंटर, सर्च, सीज। एंटर, सर्च, सीज। एंटर कहाँ पे? जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन हो रहा है। BRDR जिस जगह पे मेंटेन हो रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास ऑर्डर होगा, ऑर्डर टू एंटर, वो एंटर करेंगे, सारे BRDR को अपने कब्जे में ले लेंगे, सीज कर लेंगे, अपनी कस्टडी में रख लेंगे। सर्च करने का और सीज करने का उनके पास ऑर्डर आ जाता है। ध्यान देना, सर्च एंड सीजर का जो प्रोसीजर होगा वो CRPC वाला होगा। तो गाइस हमारे पास ये था सेबी का बैकग्राउंड, मतलब सेबी खत्म, यही था सेबी, आपके पास यही पढ़ना है। इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब गाइस एक बार जो मैंने आप लोग के लिए जो नोट्स तैयार किया है, इस डिस्क्रिप्शन में से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर नोट्स पे टेक अ लुक ऑन द नोट्स। सबसे पहला है हमारे पास गाइस यहाँ पे फैक्ट्स अबाउट सेबी। आप इस नोट्स को स्टडी कर सकते हो, मैंने काफ़ी कुछ आपको सब कुछ बता दिया है। अब यहाँ पर एक बचा रह गया, कॉम्पोजिशन ऑफ सेबी। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि भाई सेबी की कॉम्पोजिशन क्या। आपको कॉम्पोजिशन के लिए क्या याद रखना है? चेयरमैन 215, जैसे जेम्स बॉन्ड 007, तो ऐसे यहाँ पर क्या हमारे पास चेयरमैन 215। चेयरमैन 215 का मतलब भाई चेयरमैन होगा। सेबी का चेयरमैन कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। दूसरी बात, 2 पर्सन कहाँ से? फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर हमारे पास 1 पर्सन कहाँ से? RBI ऑफिशियल। उसके बाद 5 अदर मेंबर्स, जिसमें 3 को होल टाइम में होना जरूरी है। इसके बाद हमारे पास कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो चेयरमैन है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है यार, सेबी में जो भी की कॉम्पोजिशन की बात हो रही है, जो चेयरमैन है या जो उसके अलावा जो भी पर्सन यहाँ पर अपॉइंट किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे सिक्योरिटीज लॉ से रिलेटेड इनके पास सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर पावर एंड फंक्शन ऑफ सेबी हमने ये डिस्कस कर लिया है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप यहाँ नोट से बहुत आराम से आप पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ, अब यहाँ पर हमारे पास एक है सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग। सीज एंड डिसिस्ट का मतलब क्या होता है? भाई जो हमारा सेबी है, ठीक है, अगर उसको लगता है कि किसी कंपनी ने कुछ लॉ, सिक्योरिटीज लॉ का वायलेशन किया है, ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या कर सकता है? सेबी की मर्जी है, अगर लगता है कहीं वायलेशंस हुआ है तो सबसे पहले इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी में पता चला कि हाँ भाई वायलेशन है सच में, तो एक ऑर्डर पास कर देता है।
ठीक है, ऑर्डर में क्या होता है कि भाई आपको वो सीज, आपको काम को वो मना कर सकता है कि भाई आप ये काम नहीं करोगे। सीज मीन्स टू स्टॉप द वर्क, आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आप सिक्योरिटीज में डील कर रहे हो, जैसे मान लो 2 एग्जांपल लेते हैं। एक वो कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है, जिनके शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में इशूड हैं, तो उनको भी सीज किया जा सकता है कि आपकी कंपनी की ट्रेडिंग 1 महीने तक 2 महीने तक बंद रहेगी। ठीक है, पीरियड स्पेसिफाई कौन करेगा? सेबी, दैट इज सीज। या डिजिस्ट का मतलब क्या होता है कि आप दोबारा आगे इस काम को नहीं करोगे। डिसिस्ट मींस, सीज मींस टू स्टॉप एंड डिसिस्ट मींस टू नॉट कंटिन्यू अगेन। तो प्लेन रीडिंग आप पढ़ सकते हो। प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेशन एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस इन हायर ट्रेडिंग, ये हमने डिस्कस कर लिया है। फिनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ सेबी, गाइस बहुत आसान। सबसे पहली बात सेबी, इसमें एक सेबी जनरल फंड है, प्लेन रीडिंग है कि सेबी में एक फंड एस्टैब्लिश किया जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स एंड ऑडिट, ध्यान देना। सेबी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता है, ठीक है। उसको ऑडिट कौन करेगा? CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और ध्यान देना, जो हमारा CAG ऑडिट करने के बाद जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ प्रेजेंट करेगा और बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अपर हाउस लोअर हाउस, दोनों में अप्रूव करवाया जाएगा। फिर पेनल्टीज एंड, अब ध्यान देना गाइस, पेनल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत बेसिक पेनल्टीज हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। आप पेनल्टी पढ़ना, जैसे मैं आपको एक समझाने के लिए बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन, या पेनल्टी फॉर फेलियर बाय एनी पर्सन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद क्लाइंट्स, या पेनल्टी फॉर फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। जैसे 3 चीज़ें, 3 पॉइंट है। अगर ऐसी गलती है तो आपके लिए पेनल्टी क्या है? शैल बी लायबल टू पे पेनल्टी ऑफ रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख रुपए की पर डे की पेनल्टी है, जो 1 करोड़ तक हो सकता है, विच एवर इज लेस। तो आप यहाँ पर पेनल्टी पे एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर दिख जाता है, तो आप पेनल्टीज बहुत अच्छे से कंसीडर करना, ठीक है। अब गाइज, अब स्टार्ट यहाँ से नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल का है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से आप स्टडी करो, और कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे बता सकते हो। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, वो हार्डली 30 मिनट्स की वीडियो आ रहेगी, जिसमें आपका सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल और पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको सब कुछ बता दूंगा। लेकिन ये वीडियोस आप बहुत ध्यान से सुनो, फॉलो अप करो, कहीं कोई डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो गाइज, थैंक यू सो मच।